हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 14 का वीडियो नंबर 13। तो बेटे ये 14वें यूनिट का 13वां वीडियो है। और इससे पहले 12 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 14 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें डिस्कस करना है एक नया टॉपिक जो बहुत कम बच्चों ने सुना है। आज का हमारा टॉपिक है हरित रसायन या ग्रीन केमिस्ट्री। हरित रसायन या ग्रीन केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है, इस चीज को आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, हम जो है रासायनिक विज्ञान के प्रयोग से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन की कुछ ऐसी विधियों को खोज सकते हैं, या ऐसी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं कि जिससे हमारा पर्यावरण बहुत कम दूषित हो या वातावरण में बहुत कम प्रदूषण हो। नॉर्मली जब हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उसके उत्पादन के समय बहुत सारे साइड प्रोडक्ट बनते हैं, अर्थात सह उत्पाद बनते हैं। और साइड प्रोडक्ट और सह उत्पाद में बहुत सारे प्रदूषक भी बनते हैं, और वे प्रदूषक वातावरण को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। पर अब वैज्ञानिकों ने सोचा है कि हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन करेंगे तो उसके प्रोडक्शन में कुछ ऐसी विधियों का प्रयोग करेंगे कि बनने वाले साइड प्रोडक्ट बहुत कम हो, और जो भी साइड प्रोडक्ट बनते हैं वे वातावरण को प्रदूषित ना करें। तो इस तरह की विधियों का प्रयोग हम जब रासायनिक विज्ञान में करते हैं तो इसे कहते हैं हरित रसायन। क्या कहते हैं? हरित रसायन। तो यहां लिखा हुआ है, रसायन विज्ञान की वह विधि जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। ठीक है, मतलब किसी भी चीज का उत्पादन आप कर रहे हो और प्रदूषण को कम से कम उत्पन्न कर रहे हो, तो ऐसी विधि को या रासायनिक विज्ञान की ऐसी विधि को आप कह सकते हो हरित रसायन। अथवा एक और डेफिनेशन है, ध्यान से समझेंगे, उत्पादन का वह प्रक्रम, यानी विधि कह दो या प्रक्रम कह दो या तरीका कह दो, उत्पादन का वह प्रक्रम जो पर्यावरण में कम से कम प्रदूषण या खराबी लाए। आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको बनाने की कोई ऐसी विधि सोच लो या तैयार कर लो, या किसी ऐसी विधि की खोज कर लो जिससे आपके वातावरण पर ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तो ऐसी विधि को हम कहेंगे कि वो ग्रीन केमिस्ट्री है या हरित रसायन का एक हिस्सा है। तो इसे कहते हैं ग्रीन केमिस्ट्री या हरित रसायन। अब जैसे हम इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस, हम पढ़ेंगे अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस कि कहाँ कहाँ हम प्रयोग करते हैं हरित रसायन का या ग्रीन केमिस्ट्री का। यही बातें बस समझने वाली हैं, ध्यान से समझेंगे सब। सबसे पहला अनुप्रयोग है कपड़ों की शुष्क धुलाई में, जिसे आप कहते हो ड्राई वॉशिंग या ड्राई क्लीनिंग। पहले क्या होता था, पहले टेट्राक्लोरोइथेन C2Cl4 का मतलब चार क्लोरो हैं दो कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन के ऊपर, यानी टेट्राक्लोरोइथेन से शुष्क धुलाई की जाती थी। अर्थात पहले टेट्राक्लोरोइथेन का प्रयोग किया जाता था ड्राई क्लीनिंग में। उससे क्या होता था, अधिक जल प्रदूषण होता था। जब भी टेट्राक्लोरोइथेन हम ड्राई क्लीनिंग में यूज करते थे तो जल प्रदूषण बहुत ज्यादा होता था, उससे साइड प्रोडक्ट जो बनते थे, जो पानी में घुलता था, ये इससे जल प्रदूषण बहुत ज्यादा होता था, और जिससे कैंसर वाली बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती थी, जैसे कैंसर या कैंसर से जुड़ी हुई और बीमारियां। जबकि आजकल वैज्ञानिकों ने एक नई चीज की खोज की है, द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड CO2 की खासियत यह है कि अब ड्राई क्लीनिंग में हम इसका प्रयोग करते हैं, लिक्विड CO2 का, और इससे बहुत कम प्रदूषण होता है। तो यदि आप टेट्राक्लोरोइथेन का प्रयोग करोगे ड्राई क्लीन करने के लिए, तो जल प्रदूषण ज़्यादा होगा,
और कैंसर की बीमारी ज़्यादा फैलेगी इस दुनिया में। और यदि द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करोगे तो प्रदूषण बहुत कम होगा। और रंग उड़ाने के लिए, कपड़ों का जो रंग है उसे उड़ाने के लिए या उसे खत्म करने के लिए अब प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये भी बहुत कम जल प्रदूषण करता है। ठीक है, तो हमें टेट्राक्लोरोइथेन की जगह या तो द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग करनी चाहिए और रंग उड़ाने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रयोग करना चाहिए। इन दोनों के प्रयोग करने से क्या लाभ होगा? लाभ ये होगा कि प्रदूषण कम फैलेगा। इसे ही हम कहेंगे हरित रसायन। एक प्रदूषण किसी ना किसी तरीके से घटाओ, काम तो करते रहो अपना वही, पर उस काम को करने की किसी ऐसी विधि की तलाश करो जिससे प्रदूषण कम से कम हो। अब आते हैं नंबर 2 पर। दूसरा अनुप्रयोग है कागज के शोधन में। पहले क्या होता था, कागज के शोधन में क्लोरीन गैस का प्रयोग करते थे, और क्लोरीन गैस जब पानी में घुलती थी तो अधिक जल प्रदूषण उत्पन्न करती थी। समझना ध्यान से, ठीक है, समझते रहना ध्यान से। जब लिखना हो आपको तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है, पर जब तक मैं समझाता हूं तो ध्यान से समझना। कागज के शोधन में पहले क्लोरीन गैस प्रयोग की जाती थी जो बहुत ज्यादा जल प्रदूषण बनाती थी, जल प्रदूषण पैदा करती थी बहुत ज्यादा। जबकि आजकल हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज हम कर रहे हैं कागज के शोधन में, और हाइड्रोजन परऑक्साइड की खासियत यह है कि ये उतना जल प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता जितनी क्लोरीन करती है, तो कम जल प्रदूषण। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3। तीसरे नंबर पर आते हैं हम। तीसरा अनुप्रयोग है रसायनों के संश्लेषण में। भाई, बहुत सारे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण पहले ऐसी विधि से होता था कि उसमें बहुत ज्यादा साइड प्रोडक्ट, अपशिष्ट पदार्थ और बहुत सारे प्रदूषक उत्पन्न भी हो जाते थे। पर जैसे यहां लिखा हुआ है, पहले CH3CHO अर्थात एसिटल्डिहाइड, या आप कह सकते हो इथेनॉल, इसका निर्माण पहले लकड़ी के भंजक आसवन से होता था। मैं क्लास 12th में आपको अल्कोहल वाले चैप्टर में समझाऊंगा, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में भी समझाऊंगा कि किस तरीके से एसिटल्डिहाइड का निर्माण पहले लकड़ी के भंजक आसवन से किया जाता था। ये कोर्स में है हमारे कक्षा 12 के। और जब एसिटल्डिहाइड का निर्माण लकड़ी के भंजक आसवन से किया जाता था, ये भंजक आसवन क्या होता है कि लकड़ी के टुकड़ों को, लकड़ी के गुटकों को विदाउट ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की नियंत्रित मात्रा में गर्म करना, और उससे जो गैस बनती है, गैस प्राप्त होती है, उसे ठंडा करना, संघनित करना, उससे बनाया जाता था CH3CHO। ठीक है, इस सारी विधि को हम कहते हैं भंजक आसवन। इसे डिटेल में आपको क्लास 12th में मैं अल्कोहल वाले चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा। वैसे इसकी वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है क्योंकि क्लास 12th का सिलेबस हम पूरा कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां जब CH3CHO का निर्माण पहले लकड़ी के भंजक आसवन से करते थे तो अधिक वायु प्रदूषण होता था, बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण, बहुत ज्यादा, और साइड प्रोडक्ट जो बन रहे उनमें भी बहुत सारे प्रदूषक उत्पन्न हो जाते थे। जबकि आजकल हम CH3CHO का निर्माण कर रहे हैं C2H4 से। C2H4 का मतलब, या तो आप कहो इसे एथीन या इथाइलिन। इथाइलिन के ऑक्सीडेशन से आज हम करते हैं CH3CHO का निर्माण, एसिटल्डिहाइड का या इथेनॉल का, जो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है, एक पद में पूरे होने वाली अभिक्रिया, और इससे बहुत कम प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण बहुत ही कम होता है। तो हम क्यों ना CH3CHO को लकड़ी के भंजक आसवन विधि से ना बनाकर C2H4 के ऑक्सीडेशन से बनाएं, क्योंकि C2H4 के ऑक्सीडेशन से जब हम CH3CHO को बनाते हैं तो प्रदूषण बहुत कम फैलता है और हमें प्रोडक्ट भी मिल जाता है और ज्यादा मात्रा में मिल जाता है। इसी तरीके से हम ग्रीन केमिस्ट्री का अनुप्रयोग करते हैं औषधियों में। किसमें करते हैं? औषधियों में। जैसे आइबुप्रोफिन, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आइबुप्रोफिन, आपने सुना भी होगा। आइब्रोफिन भी कहते हैं कुछ डॉक्टर इसे, आइब्रोफिन, और आई भी हटा दिया, ब्रोफिन भी कहते हैं। इसका नाम होता है आइबुप्रोफिन। और आइबुप्रोफिन की खासियत यह है कि ये एक इंपॉर्टेंट पेन किलर है, यानी दर्द निवारक दवा है। और इसका निर्माण अब हम कैसे करते हैं? विलायकों के कम प्रयोग से।
जब भी पहले जो है आइबुप्रोफिन टैबलेट्स या मेडिसिन बनाई जाती थी, उसमें बहुत ज्यादा विलायकों का, अलग अलग तरह के विलायकों का यानी सॉल्वेंट का प्रयोग करते थे, जिससे बहुत सारा विलायक प्रदूषित हो जाता था अपशिष्ट पदार्थों से, जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं इसके बनने के दौरान। पर अब वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका निकाला है आइबुप्रोफिन के निर्माण का, जिसमें विलायकों के कम प्रयोग से हम इसका निर्माण करते हैं। और विलायकों का कम प्रयोग जब हम करते हैं तो कम अपशिष्ट व कम प्रदूषण होता है, और हमें इसकी जो यील्ड है, एफिशिएंसी है, वो भी 99% प्राप्त होती है। यानी जितना भी आप साल्ट को यूज कर रहे हो उसका 99% आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो या फिर जब प्राप्ति लब्धि या यील्ड इतनी ज्यादा होगी तो साइड प्रोडक्ट तो कम निकलेगा ही, फिर पक्की बात है। यानी साइड प्रोडक्ट कम इसलिए निकलेगा क्योंकि मेन प्रोडक्ट ही 99% मेन प्रोडक्ट बन गया। जो रिएक्टेंट्स हैं, जो अभिकारक हैं, उनके क्रिया करने से 99% यदि आपको मेन प्रोडक्ट मिल रहा है तो इसका मतलब है कि साइड प्रोडक्ट केवल 1% ही है। और साइड प्रोडक्ट जब केवल 1% है तो इस बात से साफ स्पष्ट होता है कि हमारा मेथड बहुत अच्छा है। और साइड प्रोडक्ट 1% है तो इसका मतलब हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वे भी बहुत कम ही बनेंगे। नंबर 5 पे आते हैं धुलाई के लिए। देखो, धुलाई के लिए यदि हम बात करते हैं तो धुलाई में हम यूज करते हैं किसका? अपमार्जक का। अपमार्जक जिसे आप कहते हो डिटर्जेंट, ठीक है, पता है ना। और अपमार्जक जल व मृदा प्रदूषण करते हैं। जल प्रदूषण भी होता है अपमार्जक से और मृदा प्रदूषण भी होता है। पर आजकल प्रदूषकों को एंजाइम द्वारा पृथक कर लेते हैं। मतलब जो प्रदूषक बनेंगे धुलाई के दौरान, उन प्रदूषकों को अलग करने के लिए हम एंजाइम का प्रयोग करते हैं, और एंजाइम उन प्रदूषकों को कर देते हैं पृथक, अलग। या फिर जियोलाइट आधारित अपमार्जक का प्रयोग करते हैं, या फिर ऐसे अपमार्जक का हम प्रयोग करते हैं जिसमें क्या हो? जियोलाइट। अब ये जियोलाइट क्या होता है? ये भी एक उत्प्रेरक होता है। क्या होता है? उत्प्रेरक। इसकी संरचना ऐसी होती है जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, या भीड़ड़ का छत्ता, ऐसा होता है जियोलाइट। और यदि आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है तो मैं आपको उत्प्रेरण वाला चैप्टर जो कक्षा 12 में पढ़ाऊंगा, क्लास 12th में, तो वहां मैं जियोलाइट के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और यदि आपको अभी समझना है तो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर जियोलाइट उत्प्रेरक बाय KMD सहारनपुर। यदि सर्च करोगे तो जियोलाइट का पूरा कंसेप्ट खुलकर आपके सामने आ जाएगा, और उसे आप, यदि आपकी इच्छा है कि मैं जियोलाइट को अभी समझूंगा, तो वहां समझ सकते हो। पर उसके लिए एक शर्त है कि आपको उत्प्रेरक का थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उत्प्रेरक क्या होता है और कैसे काम करता है। तो यहाँ क्या है बात कि धुलाई में हम अपमार्जक का प्रयोग करते हैं, डिटर्जेंट का, जिससे जल व मृदा प्रदूषण होते हैं। पर आजकल प्रदूषकों को एंजाइम द्वारा अलग कर लिया जाता है, अलग निकाल दिया। उन्हें हमने पृथ्वी पर या जल के किसी भी स्रोत में नहीं डाला उस पानी को, ठीक है। या जियोलाइट आधारित अपमार्जक का प्रयोग करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? प्रदूषण बहुत कम होगा, क्योंकि प्रदूषक आपने अलग कर दिए सारे। अब जो पानी है, जिसे आप कहते हो सर्फ का पानी या डिटर्जेंट का पानी, कपड़े धोने के बाद जो बचा है, उसमें से यदि प्रदूषक आपने निकाल दिए ना, तो आप उस पानी को कहीं भी नालियों में, नालों में, नदियों में बहा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिटर्जेंट ज़्यादा खतरनाक होता है साबुन से। साबुन जो नहाने का है वो डिकम्पोज हो जाता है, जबकि डिटर्जेंट डिकम्पोज नहीं होता, इसलिए ज़्यादा खतरनाक है। आते हैं नंबर 6 पर, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग द्वारा। देखो कैसे। पहले पैकिंग के लिए प्रयुक्त पदार्थों को फुलाने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग करते थे हम। समझना ध्यान से। पहले क्या होता था, जो हम पैकिंग करते हैं और पैकिंग के लिए कुछ ऐसे पदार्थों का प्रयोग करते हैं जिनके अंदर हवा भरी हुई हो, एक विशेष प्रकार की गैस भरी हुई, जिससे जिस चीज की पैकिंग कर रहे हैं उसके ऊपर कोई बाहर से झटका ना लगे। तो उन पदार्थों को फुलाने के लिए हम पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग करते थे। और आपको पता ही है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितनी खतरनाक चीज है, ठीक है।
जो बहुत अधिक प्रदूषण फैलाती थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जबकि आजकल हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं जिससे कम प्रदूषण होता है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड कम खतरनाक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादा खतरनाक है, पता है ना सबको। अब आते हैं नंबर 7 पर, बायो ईंधन। ये बायो ईंधन क्या है? यदि आप अपने वाहनों को चलाने के लिए या मशीनों को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल का प्रयोग करोगे तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा होगा, और जैसा कि होता ही है, ऐसा ही तो होता है कि पेट्रोल या डीजल से ही हमारी ज़्यादातर मशीनें चलती हैं और उससे प्रदूषण होता है बहुत ज़्यादा। जबकि बायोडीजल हीलियम यूज़ करने के लिए, मान लो एक नया ईंधन है जिसका नाम रखा है बायोडीजल हीलियम, और इसी तरीके से एक ईंधन और भी है जिसका नाम रखा गया है बायोडीजल हाइड्रोजन। इन दोनों ईंधनों का प्रयोग जब हम करेंगे तो इनके प्रयोग से प्रदूषण बहुत कम होगा और एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, यानी यील्ड भी बढ़ जाएगी, कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो इन दोनों ईंधनों पे चल रहा है शोध, रिसर्च चल रही है, और बहुत जल्दी ये ईंधन तैयार हो जाएंगे। और इस तरह के फ्यूल्स या ईंधन जब तैयार होंगे तो हमारा वातावरण कम प्रदूषित होगा। ठीक है, ये भी ग्रीन केमिस्ट्री का ही एक एप्लीकेशन है। इन दोनों ईंधन पर फिलहाल रिसर्च चल रही है। जबकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इन सब के ऊपर कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, और मार्केट में बिजली से अर्थात बैटरी से चलने वाले बहुत सारे वाहन आ भी चुके हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक स्कूटर कितने सालों से चल रहा है मार्केट में, और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक कार भी चल रही हैं। तो ये तो सब प्रारंभ हो ही चुके हैं। यदि आप बैटरी वाले किसी भी वाहन का प्रयोग करोगे, अर्थात इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल या इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्रयोग करोगे, तो उससे प्रदूषण तो कम होगा ही। आपने जरूर नाम सुना होगा ई रिक्शा। शहरों में आजकल ई रिक्शा बहुत ज़्यादा दौड़ रही हैं, तो वे किसी तरह का धुआं यानी वायु प्रदूषण तो नहीं करती हैं, और किसी तरह की आवाज़ अर्थात ध्वनि प्रदूषण तो नहीं करती हैं, थोड़ी बहुत ही आवाज़ उनमें से आती है। जबकि यदि आप किसी पेट्रोल या डीजल वाले वाहन का प्रयोग करोगे तो वो पक्की बात है, वो वायु प्रदूषण भी उत्पन्न करेगा और साथ ही साथ ध्वनि प्रदूषण भी उत्पन्न करेगा। जबकि जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन हैं वे वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं करते हैं। उनकी आवाज़ होगी तो 40 डेसिबल से कम ही होगी, जो ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में नहीं आती है। आते हैं नंबर 8 पर, कृषि उत्पादों में। देखो पहले क्या होता था कि हम एग्रीकल्चर में, कृषि में जो केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल बहुत सारी मेडिसिन्स जैसे कीटनाशक, कवकनाशक, खरपतवार नाशक, इस तरह के जो रासायनिक पदार्थों को बनाते थे या बनाते हैं, उसमें पुरानी टेक्नोलॉजी में उनके बनाने के दौरान हम बहुत सारे जहरीले पदार्थों का यानी विषैले रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते थे पहले, जैसे साइनाइड का, फॉर्मल्डिहाइड का। पर अब वैज्ञानिक ऐसी विधियों की खोज में लगे हुए हैं कि आप कृषि के लिए जो प्रोडक्ट बना रहे हो, एग्रीकल्चर में यूज करने वाले जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, उनके बनने के दौरान किसी विषैले पदार्थ का यूज न किया जाए। ऐसी विधियों की खोज में लगे हुए हैं और खोज भी ली गई हैं बहुत सारी विधियां। उससे क्या होगा कि जब विषैले पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो वे विषैले पदार्थ वातावरण में भी नहीं घुल पाएंगे, ना तो जल में, ना तो थल में, और ना तो वायु में। और नहीं घुलेंगे तो प्रदूषण नहीं होगा। तो ये भी ग्रीन केमिस्ट्री का ही एक एप्लीकेशन है। यहाँ लिखा हुआ है कि कृषि रसायनों के उत्पादन के लिए ऐसी विधियां विकसित की जा रही हैं जिनमें विषैले पदार्थों अर्थात साइनाइड, फॉर्मल्डिहाइड को प्रयुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन्हें प्रयुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। जब विषैले पदार्थ प्रोडक्शन में यूज नहीं होंगे तो पक्की बात है कि हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो किसी भी तरह का प्रदूषण उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, बस आज इतना ही पढ़ेंगे, और आज हमारा इस यूनिट का थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कल से आपको एग्जाम्पल होंगे तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, और एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कल से। ठीक है,
बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। जब तक मैं समझाता हूँ समझते रहा करो इस तरह के वीडियो में। जब मैं बोर्ड पे लिख के समझाता हूँ तो साथ साथ लिख लेना चाहिए, वही अच्छा होता है। पर जब मैं इस तरह से समझाता हूँ, जैसे फिलहाल ये वीडियो इस यूनिट में आपको दिखाई दे रही हैं, तो आपको जब तक मैं समझाता हूँ समझते रहो, और जब लगता है कि मैंने पेज को ऊपर स्क्रॉल कर लिया, तो आप थोड़ा सा बैक लेके पेज को वहीं रोको और वीडियो को पॉज करो और लिख लिया करो। ठीक है, साथ के साथ लिखना सबसे अच्छी बात होती है। ठीक है बेटे, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।